नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मालती जोशी जी की कहानी न जमी अपनी न फलक अपना। स्कूल से लौटते हुए पूरा हुजूम मेरे साथ था। मेरा छोटा सा ड्राइंग रूम ठसाठस भर गया था। सेंटर टेबल मानपत्र और स्मृति चिन्हों से अट गया था। गुलदानों के लिए यहाँ वहाँ जगह बनानी पड़ी थी। पापा स्थित प्रज्ञ भाव से सब कुछ देखते रहे। उस समय माँ सालों बाद बेतरह याद आई। वो होती तो हर्ष और अभिमान से पुलक उठती। इन सब लोगों को जिद करके रोक लेती, बिना खिलाए पिलाए जाने न देती। पर पापा से इस तरह की आशा करना व्यर्थ ही था। उन लोगों के प्रणाम का उत्तर इतने निर्लिप्त भाव से दिया था कि मैं शर्म से गड़ गई थी। बैठो ना, एक एक कप चाय हो जाए, मैंने इसरार किया। नो मैम, बहुत लेट हो जाएंगे। वैसे भी चाय तो अभी पीकर ही चले हैं, सबने कहा और एक एक कर विदा होने लगी। किसी ने पैर छुए, कोई गले मिली, किसी ने कंधा थपथपा दिया, पर सबकी आंखें नम थी। उनके जाने के बाद मैं कितनी देर तक गैलरी में निशब्द खड़ी रह गई थी। जीवन का एक बृहत अध्याय समाप्त हो गया था और मेरे भीतर बाहर एक शून्य भर गया था। कमरे में लौटकर देखा, पापा उसी तरह ध्यानस्थ बैठे हुए थे। मैंने सोचा कम से कम मानपत्र ही उठाकर पढ़ लिया होता, पर नहीं। ऊपर से लाख वितरागी होने का सौंग रचते रहे, पर अपने मान सम्मान के प्रति वे बेहद सजग हैं। मैंने मानपत्र सम्मान उठाकर उनके हाथ में दिया, तभी उन्होंने पढ़ने की जहमत उठाई। पढ़कर मेरे हाथ में लौटाते हुए बोले, जब इतनी लायक प्रिंसिपल थी तुम, तो तुम्हें एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया? पापा, हर नौकरी के अपने नियम होते हैं। वो तो प्राइवेट नौकरी थी, इसलिए इतने दिन चल गई। सरकारी नौकरी होती तो 2 साल पहले ही घर बैठ गई होती। हाँ, लेकिन सरकारी नौकरी होती तो पेंशन तो मिलती। बात शायद ठीक थी, पर मुझे अच्छी नहीं लगी। कम से कम आज तो यह बात ना कहते। इस समय मैं खुशी के 7वें आसमान पर थी। प्रशंसा पर भाषण की गूंज अब भी मेरे कानों में घंटियों की तरह बज रही थी। छात्र, स्टाफ और मैनेजमेंट, इन 4 स्तंभों में संतुलन बनाकर 22 साल तक प्राचार्य बने रहना हंसी खेल नहीं था। प्राचार्य होने से पहले भी 10 साल तक मैंने इस विद्यालय को अपनी सेवाएं दी थी। उसी सेवा का यह पुरस्कार था। तुम्हें फंड मिलेगा ना? पापा के प्रश्न ने मुझे चौंका दिया था। मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उन्होंने पूछा, कितना मिलेगा? पता नहीं किस अदृश्य शक्ति ने मुझे भीतर ही भीतर बरस दिया कि सही आंकड़ा नहीं बताना है। इसीलिए मैंने गोल मोल उत्तर दिया, अभी हिसाब होना बाकी है। आपके दोनों तीनों ऑपरेशन के समय लोन लिया था। ऊपर के ये 2 कमरे बनवाए थे, तब भी लोन लिया था। काट पीट कर पता नहीं कितना मिलेगा। क्या पता एक मुश्त देते भी हैं कि नहीं। पापा के अगले प्रश्न से पहले ही मैं सारा सामान उठाकर कमरे में ले आई। सबसे पहले सीपीएफ का चेक निकालकर गोदरेज के लॉकर में रखा। पहली फुर्सत में बैंक जाकर इसे फिक्स में डालना होगा। अब इसके ब्याज के सहारे ही ज़िंदगी गुजारनी है। सरकारी नौकरी होती तो पेंशन जरूर मिलती, पर यह मान प्रतिष्ठा कहाँ मिलती। आज यह स्कूल मीरा मैडम के स्कूल के नाम से जाना जाता है। बरसों तक इसका यही नाम चलता रहेगा। सरकारी नौकरी में यह संभव थोड़े ही होता। हर 3-4 साल बाद यहाँ से वहाँ भागना पड़ता, शहर से बाहर भी जाना पड़ता। तब पापा का क्या होता? उन्हें किसके भरोसे छोड़ती? नींद तो रोज की तरह खुल गई थी, पर मैं उठी नहीं। अब हाय हाय करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब समय के हर टुकड़े पर मेरा हक था और मैं इस मुक्ति पर्व का जी भरकर उपभोग करना चाहती थी। इसी तरह सोचते सोचते दोबारा कब मेरी आंख लग गई पता ही न चला। जब नींद खुली तो कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दरअसल उसी आवाज़ ने मुझे जगाया था। इतनी सुबह कौन होगा? सोचते हुए मैंने दोनों कंधों पर शॉल ले लिया और दरवाज़ा खोल दिया। पापा थे। 8:30 बज रहे हैं, चाय कब मिलेगी? उनकी आवाज़ में तल्खी थी और मैं एकदम ज़मीन पर आ गई।
रिटायरमेंट के बाद स्कूल की जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई, पर घर की तो यथावत है और रहेगी। उनसे तो मुक्ति संभव नहीं है। 87 वर्ष के पापा आज भी घड़ी से कदम मिलाकर चलते हैं और उनकी इस जीवनचर्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं अभिशप्त हूँ। चाय बनाते हुए सोचा कि कल से राधा से कहूँगी कि सुबह 7 बजे ही आ जाया करे, पर वह 2 घंटे ज़्यादा काम करेगी तो उसके पैसे भी मांगेगी। क्या दे पाऊँगी? मुझे तो लग रहा है कि कुछ दिनों बाद मैं राधा को भी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। अब तो जो संचित धनराशि है उसी पर गुजारा करना है। पापा को चाय देकर मैं नहाने चली गई। नल की धार के साथ मैं अचानक ही गुनगुना उठी थी, हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ, चैन कहाँ आराम कहाँ। ये 2 जुमले बिल्कुल सही मालूम हो रहे थे। नहाकर निकली, तब तक राधा आ चुकी थी। उसे चाय बनाने के लिए कह रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला और चकित रह गई। आइए। हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक गए। आज तुम घर पर कैसे? उन्होंने पूछा। मैं कहना चाह रही थी कि आज आप रास्ता कैसे भूल गए, पर प्रकट रूप से इतना ही कहा। अब मैं रिटायर हो गई हूँ, अब हमेशा घर पर ही मिलूँगी। वे कमरे में आकर इत्मीनान से बैठ गए। मैंने उनके सामने दोनों समाचार पत्र डाल दिए और राधा से आकर कहा, चाय थोड़ी बढ़ा देना, भाई साहब आए हैं। उनकी तो अलगई बनेगी, काली नींबू वाली। तुम्हें कैसे पता? रोजई तो बनात है। मुझे घोर आश्चर्य हुआ। मतलब भाई रोज आ रहे हैं और पापा ने कभी जिक्र भी नहीं किया। मैं पुनः बाहर आकर बैठ गई तो उन्होंने पूछा, आगे क्या इरादा है? मतलब आगे क्या करने का इरादा है? प्लीज़ भाई, अभी मुझे रिटायर हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, कुछ दिन तो आराम करने दीजिए। आराम करो तुम, पर पता लगाती रहना। रिटायर्ड लोगों को दूसरे स्कूल हाथों हाथ ले लेते हैं। अनुभवी लोग मिल जाते हैं, वह भी सस्ते में। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पापा नहा कर निकले। आज पापा लेट हो गए? भाई बोले। हाँ, आज हमारी सुबह थोड़ी देर में हुई है। ठाकुर जी के सामने अगरबत्ती जलाकर पापा बाहर आ गए। उन लोगों की चाय बाहर भिजवाकर मैं अपने कमरे में चली गई। दोपहर खाना खाते समय मैंने कैजुअली पूछ लिया, आजकल भाई शायद रोज आ रहे हैं? अच्छा है, देर आयद दुरुस्त आयद। तुमसे किसने कहा? राधा ने चुगली की होगी, इसीलिए कहता हूँ नौकरों को ज़्यादा मुंह न लगाया करो। इसमें चुगली खाने जैसी तो कोई बात नहीं है पापा। मैं उनके लिए चाय ले जा रही थी तो उसने कहा, भाई साहब ऐसी चाय नहीं पीते। मैं रोज़ उनके लिए नींबू वाली काली चाय बनाती हूँ। भाई का आना कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसे गुप्त रखा जाए। पापा कुछ नहीं बोले। अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए कुछ देर मुंह फुलाए बैठे रहे। कुछ क्षणों बाद खुद ही बोले, बबलू आजकल बड़ा परेशान चल रहा है। क्यों? बेटी की शादी जो करनी है, तो उसमें परेशान होने जैसा क्या है? जैसे 2 बेटों की शादी की, वैसे ही बेटी की भी हो जाएगी। बेटी की शादी ऐसे नहीं हो जाती, उसमें पैसे लगते हैं। तो भाई के पास पैसों की कमी है क्या? इतनी अच्छी नौकरी से रिटायर हुए हैं, तगड़ी पेंशन मिलती है। एक इंजीनियर बेटा अमेरिका में चांदी कूट रहा है, डॉक्टर बेटा ऑस्ट्रेलिया में टकसाल खोले हुए है, और इन दोनों सपूतों की पढ़ाई पर भाई ने पाई भी खर्च नहीं की। सब कुछ आपने किया। नहीं, मैंने दोनों के एडमिशन पर सिर्फ कंपटीशन फ़ीस दी थी, बाकी तो सब बाप की हैसियत से उसी ने किया। और इन लोगों की एडमिशन फ़ीस देते देते आपकी बैंक खाली हो गई, पर डॉक्टर साहब ने आज तक एक टॉनिक की बोतल तक आपको नज़र नहीं की। अमेरिका वाला तो कभी फ़ोन भी नहीं करता, देना लेना तो दूर की बात है। वे लोग अपने बाप को ही नहीं पूछते तो मेरी क्या सुध लेंगे? मतलब रवायत चली आ रही है क्या? पापा अब चौकन्ने हो गए थे।
कुछ नहीं, आप खा चुके हो तो बोलिए, मैं प्लेटें उठा लूँ? स्कूल का चपरासी फेयरवेल समारोह के फ़ोटो देने आया था। उसे बख्शीश देकर विदा करने के बाद मैं भीतर आई तो देखा पापा उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन था? गोपीनाथ था। उस दिन वाले फ़ोटोज़ देने के लिए आया था और ये ग्रुप फ़ोटो भी फ्रेम करके लाया है, देखेंगे? उन्होंने जरा भी रुचि न दिखाते हुए कहा। ओह, मुझे लगा तुम्हारे फंड का चेक आया है। आ जाएगा, देर सवेर वह भी आ जाएगा। जल्दी क्या है? जल्दी तो कुछ नहीं है। खैर, मैं चाह रहा था बेटी की शादी के लिए तुम भी बबलू को कुछ देती तो अच्छा लगता। बबलू की बेटी की शादी से मेरा क्या वास्ता है? तमीज़ से बात करो। वे गुर्राए। वह तुम्हारा बड़ा भाई है। तो आदरणीय दादा भाई की बिटिया की शादी में हमें भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्यों? क्या तुम इस घर की बेटी नहीं हो? अमृता तुम्हारी कोई नहीं है। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। तो पापा आपको यह भी याद होगा कि घर की बेटी अब तक अनब्याही है। ये तुम्हारी उम्र है शादी करने की। कभी तो रही होगी, पर आज अमृता के लिए जितने बेचैन हो रहे हैं, व्यग्र हो रहे हैं, उतने मेरे लिए तो कभी नहीं हुए। पापा फटी फटी आंखों से मुझे देखते रह गए। अपनी शादी की बात मैं इतनी बेबाकी से करूंगी, इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वे शायद यह भूल गए थे कि वह छुई मुई उम्र मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। पापा का चेहरा देखकर मुझे दया हो आई। मैंने पूछा, पापा, आप अपनी तरफ से कुछ देना चाहते हैं? देना तो चाहता हूँ, पर मेरे पास अब है क्या? तो निश्चित रहिए, शादी के समय तक कुछ न कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी। पर जो भी देना हो अपने हाथ से दीजिए। मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की ज़रूरत नहीं है। पापा का चेहरा एकदम तनाव मुक्त हो गया। जो बात वे कह नहीं पा रहे थे वह मैंने कह दी थी। इन दिनों में अपरिचित लोगों की आवाजाही एकदम बढ़ गई थी। वे लोग पूरे घर का चक्कर लगा जाते। एक दो बार तो मेरे कमरे में भी घुसे चले आए थे। नॉक करने की भी जहमत नहीं उठाई थी। एक दिन तो मैं एकदम झल्ला ही गई थी। पापा, कौन लोग हैं ये? इन्हें जरा भी तमीज़ नहीं है। उत्तर में पापा ने शांत भाव से कहा था, बेबी, मैं यह घर बेचने की सोच रहा हूँ। घर बेच देंगे, फिर रहेंगे कहाँ? यहाँ पर जो मल्टी बनेगी, बिल्डर एक फ्लैट हमें दे देगा। तब तक वह हमारे लिए किराए के मकान का प्रबंध करेगा। मतलब सब कुछ एक तरह से तय हो गया है। हाँ, बबलू ने एक तरह से सब तय ही कर दिया है। मैं तो इन मामलों में एकदम कोरा हूँ। अब समझ में आया? क्या? अमृता की शादी का तो बहाना है। दरअसल बबलू जी अब यह घर हथियाना चाहते हैं। इसीलिए आपका इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। इसमें ब्लैकमेलिंग की क्या बात है? क्या उसका इस घर पर हक नहीं है? बिल्कुल हक है, पर कुछ दिन रुक तो सकते थे। जीते जी आपको इस घर से निकालने की क्या ज़रूरत थी? वह चाहता है मैं कुछ दिन अच्छे घर में बिताऊं, तो अपने आलीशान बंगले में ले जाए ना। मेरे ख्याल से गृह प्रवेश के बाद आपने उस घर में कदम भी ना रखा होगा। पापा चुप रहे। इस उम्र में फ्लैट में गुजारा कर पाएंगे आप? आपका दम नहीं घुटेगा? पापा चुप बने रहे। असल बात क्या है जानते हैं? उन्हें डर है कि बाद में पूरे घर पर मैं ही कब्जा ना कर लूं। इसलिए दूरंदेशी दिखा रहे हैं। उनसे कह दीजिएगा, अपना हक तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे भी एक फ्लैट चाहिए अलग से, नहीं तो मैं डील साइन नहीं करूंगी। और मेरी साइन के बिना अगर आपने काम शुरू कर दिया तो मैं स्टे ले आऊंगी। तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो। क्या करूं? मेरी ओर से बोलने वाला कोई नहीं है ना, इसीलिए अपनी पैरवी खुद ही करनी पड़ रही है। 2-4 दिन बाद भाई से सामना हुआ तो उन्होंने छूटते ही पूछा, पापा बता रहे थे कि तुम्हें एक अलग से फ्लैट चाहिए। जी हाँ,
आपने ठीक सुना है। अलग फ्लैट का क्या करोगी? भाई, लोग फ्लैट का क्या करते हैं? रहते हैं या किराए पर उठा देते हैं? मैं भी वही करूँगी। पर तुम तो पापा के साथ रहोगी ना? तो अपने वाला किराए से उठा दूँगी। आखिर कुछ खर्चे पानी के लिए भी तो चाहिए। मुझे कोई आपकी तरह तगड़ी पेंशन थोड़ी ही मिलती है। पापा की तो पेंशन आती है। कितनी है जानते हैं? बाबा आदम के ज़माने की पेंशन है। उनकी दवाइयों के लिए ही पूरी नहीं पड़ती। और इस बीच उनके ऑपरेशन भी तो कितने हुए हैं। दोनों आँखों का, प्रोस्टेट का, 2 हर्निया के। सबका खर्च मुझे ही उठाना पड़ा था। उनकी पेंशन में तो गुंजाइश ही नहीं थी। भाई अपना समूह लेकर रह गए और विषय वहीं समाप्त कर दिया। उस दिन हम तीनों छत पर बैठकर चाय पी रहे थे कि मेरी नज़र सड़क पार गई। अरे, ये गुरुजी की कोठी को क्या हो गया? उसे गिरा रहे हैं। यहाँ पर भी मल्टी बनेगी। अपने वाले बिल्डर ने ही खरीदी है, भाई ने बताया। लोग क्या पागल हो गए हैं? अच्छे भले घर को गिराकर मल्टी बनवा रहे हैं। इतनी आलीशान कोठी में रहने वाला सुबोध अब 3 कमरों में गुजारा करेगा। 3 कमरों में क्यों? उसने ऊपर का पूरा फ्लोर ले लिया है। कैसे? उसकी तीनों बहनों ने अपना अपना हिस्सा भी उसे दे दिया है। चारों हिस्से मिलाकर वह एक भव्य फ्लैट बनवा रहा है, 6 बेडरूम वाला। सर्वेंट क्वार्टर का भी स्पेस है। सुना है कि अपनी लिफ्ट भी अलग से लगवाएगा। कुछ लड़कियां बड़ी समझदार होती हैं, पापा ने जैसे अपने आप से कहा। पर उनका इशारा मैं समझ गई। एकदम सुलग उठी मैं। समझदार क्यों नहीं होगी? वो करोड़पतियों के यहाँ ब्याही गई हैं। उनकी अपनी हवेलियाँ हैं। फ्लैट का वे क्या करेंगी? और इस घर का जो देना पावना है वह भी वे ले चुकी हैं। गुरुजी ने कितनी शानदार शादियाँ की थी, हम लोगों ने देखी तो है। और तीनों को इतना दिया है कि उसकी कोई गिनती नहीं है। तुम इतना एक्साइट क्यों हो रही हो? पापा ने तो बस एक बात कही थी, भाई बोले। मैं भी तो एक बात ही कह रही हूँ भाई। आप लोगों ने अगर मेरी शादी कर दी होती, चाहे साधारण घर में ही की होती, तो मैं आपके इस खंडरनुमा घर की ओर झांकती भी नहीं। अपने घर परिवार को लेकर मग्न रहती। पर मेरे पास अपना कुछ भी तो नहीं है। शादी न करने का फैसला शायद तुम्हारा अपना ही था। ये आपसे किसने कह दिया? मैंने सुना था। आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। एक बार तस्दीक करने की भी कोशिश नहीं की। मैंने सुना था माँ ने तुमसे वचन ले लिया है कि तुम शादी नहीं करोगी। माँ ने ऐसा कोई वचन नहीं लिया था। मैंने तैस में आकर कहा। माँ ने कहा था पापा का ख्याल रखना, तो उनका ख्याल रख ही रही हूँ। और किसी ने उनका जिम्मा लेने की पेशकश नहीं की तो आजीवन रखती रहूँगी। बोलते हुए मेरा चेहरा शायद एकदम तमतमा गया था, क्योंकि पापा और भाई आश्चर्य से मुझे घूरने लगे थे। उस रात देर तक मुझे नींद नहीं आई। मेरा तन बदन जल रहा था, दुख से, गुस्से से, पछतावे से। एक व्यर्थता का बोध मन पर छा गया था। आधी रात के करीब मुझे एक अजीब सा साक्षात्कार हुआ। पहली बार समझ में आया कि माँ ने मेरे साथ क्या छल किया था। उन्होंने मुझसे अविवाहित रहने का वचन तो नहीं लिया था, पर जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी उसका निहितार्थ तो यही था ना। उन्होंने यही चाहा था कि मैं हमेशा यहीं बनी रहूं और पापा को देखती रहूं, क्योंकि बेटे बहू से तो उनका मोहभंग बहुत जल्दी हो गया था। और इसी बेटे की शादी के लिए माँ कितनी आतुर हो उठी थी। वे जल्दी से जल्दी बहू का मुंह देखना चाहती थी, पोते को गोद में खिलाना चाहती थी। उनकी बीमारी को देखकर उनकी इच्छा का मान रखना जरूरी हो गया। आनन फानन भाई की शादी कर दी गई। उसके बाद माँ 8 साल और जिंदा रही, पर बहू ने 4 महीने बाद ही बगावत कर दी। ऐलान कर दिया कि मैं इस घर में नर्स बनने के लिए नहीं आई हूँ। और साल बीतते न बीतते अलग गृहस्थी बसा ली थी।
माँ बहू का चेहरा देखने को तरस गई। इसी तरह माँ की पोते को खिलाने की चाह भी अधूरी रह गई। यथा समय पोता हुआ, बल्कि 4 साल में 2 पोते हुए, पर उन्हें बीमार दादी की गोद में देने का सवाल ही नहीं था। भाई ने बस दूर से दिखा दिया। वे बच्चे के गाल भी थपथपा ना सकी। बच्चे को माँ ने फौरन वहाँ से हटा दिया। माँ ने उसी समय भविष्य देख लिया होगा, तभी पापा का भार मुझे सौंप गई। बाप बेटे दोनों को ही ये व्यवस्था बड़ी सुविधाजनक लगी होगी, इसलिए उन दोनों ने भी इस व्यवस्था में कभी दखल नहीं दिया। भाई अपने आप सारी जिम्मेदारियों से बरी हो गए थे और पापा भी अपनी और घर की चिंताओं से मुक्त हो गए थे। और इन 2 पाटों के बीच पिसते हुए मेरी आशाओं का, मेरी आस्थाओं का, मेरे अरमानों का कचुम्बर निकल गया था। आज पहली बार मुझे माँ पर आश्चर्य हो रहा था। जितनी आतुरता उन्हें बहू के लिए थी, उतनी दामाद के लिए क्यों नहीं थी? मरने से पहले उन्होंने कन्यादान का पुण्य क्यों नहीं लेना चाहा? उन्हें सिर्फ पोते का ही अरमान था, नवासे का क्यों नहीं? उनकी बीमारी में तो मेरा घर पर रहना जरूरी हो गया था। नौकरी भी मैंने उसके बाद ही की थी। पर जाते समय जिस तरह उन्होंने मुझसे पापा का ख्याल रखने को कहा, पापा से भी कह सकती थी कि बेटी का ख्याल रखना, समय रहते इसकी शादी कर देना। आज ये बात समझ में आ रही है कि सबने अपने स्वार्थ के लिए मेरा भरपूर दोहन किया है, शोषण किया है। उन लोगों के लिए मैं हाड़ मांस की बनी स्त्री नहीं हूँ, उपयोग की एक वस्तु भर हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर मुझे यह बोध हुआ कि मैं किस कदर छली गई हूँ। बस अब और नहीं, बची हुई जिंदगी मैं अपने लिए जीऊँगी, अपने ढंग से जीऊँगी। रोज की तरह पापा और भाई किसी गहन चर्चा में व्यस्त थे। उसी समय मैंने कमरे में प्रवेश कर कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर आप लोगों को एक खबर देनी थी। दोनों मेरी ओर प्रश्नार्थक नज़रों से देखने लगे। मैं 2 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ, USA। वे ऐसे चौंके जैसे मैंने कोई विस्फोट कर दिया हो। ये एकाएक कैसे भाई? सोचते सोचते पूरी जिंदगी निकल गई। इससे पहले संभव ही नहीं था। घर और बाहर दोनों तरफ इतनी जिम्मेदारियां थी कि इस दड़बे से बाहर निकल ही ना पाई। इतने पैसे भी कभी पास में नहीं थे। अब जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो गई है, थोड़ा पैसा हाथ में आ गया है। अभी हाथ पैरों में ताकत है, आंखें सलामत है, तो सोचती हूँ थोड़ा घूम ही आऊँ, फिर पता नहीं संयोग बने ना बने। और पापा, उन्हें अपने घर ले जाइए ना। वैसे भी अब उन्हें इस घर को छोड़कर जाने की प्रैक्टिस करनी ही होगी। वे ना जाना चाहे तो कोई बात नहीं, यहीं बने रहें। कपड़ा, बर्तन और झाड़ू पोछा राधा करती ही है। राधा खाने के साथ चाय नाश्ते का भी देख लेगी। आप एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए जो दिन रात पापा के साथ रहे। बस इन लड़कों का कोई भरोसा है? किसी दिन सब कुछ बटोर कर चल दिया तो? बटोरने के लिए अब इस घर में क्या रखा है भाई? सिर्फ कबाड़ भरा हुआ है, 4 बर्तन, मेरी कुछ किताबें और साड़ियाँ। आप कहें तो अपना सामान मैं किसी के यहाँ रख दूँगी, क्योंकि अब दोबारा ख़रीदने की मेरी हैसियत नहीं है। भाई जब चले गए तो पापा ने पहली बार मुंह खोला। टिकट बुक करने से पहले एक बार मुझसे पूछ नहीं सकती थी? पूछती तो क्या आप हाँ कर देते? और आपके मना करने के बावजूद मैं चली जाती तो क्या अच्छा लगता? पापा, मेरी ज़िंदगी के कई निर्णय इसीलिए लंबित रह गए कि उस पर आपकी स्वीकृति की मोहर नहीं लग पाई थी। इसलिए इस बार निर्णय का अधिकार मैंने अपने हाथ में ले लिया। पापा का चेहरा एकदम करुण हो आया। उन्हें मैं अपना एक और निर्णय भी सुनाना चाह रही थी, पर उसे मुलतवी कर दिया। अब मैं अमेरिका से लौटकर ही उन्हें बताऊंगी कि उत्तराखंड के एक आवासीय विद्यालय के प्राचार्य पद का नियुक्ति पत्र मेरे पास आ गया है। वहाँ मेरा जाना एकदम तय है। पापा के प्रति वचनबद्ध हूँ, इसलिए
वे अगर साथ आना चाहेंगे तो मुझे खुशी होगी। अगर वे यहीं रहना चाहेंगे तब भी खर्च की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। बस भाई देखभाल का जिम्मा ले ले। जिंदगी भर पापा के लिए कुछ नहीं किया, अब कम से कम इतना तो करे। बुढ़ापे की दहलीज पर वे भी खड़े हैं। दोबारा नौकरी का जरा भी मन नहीं था। सालों साल काम करने के बाद यह अवकाश मिला था और मैं वे अवकाश के क्षण, ये रिटायरमेंट खूब एंजॉय करना चाहती थी। पास में जो कुछ जमा पूंजी थी उसके सहारे ज़िंदगी गुजार देती मैं। पर आदमी केवल पैसों पर नहीं जीता, उसे प्यार भी चाहिए। अपने आसपास के निष्प्रेम वातावरण से 4 महीने में ही हाँफ उठी थी मैं। वातावरण तो शायद हमेशा से ऐसा था, तब सोचने की फुर्सत नहीं थी। अब जब फुर्सत ही फुर्सत है तो कई बातें बहुत चुभने लगी है। इसीलिए यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। अपने को फिर से काम में झोंक देना चाहती हूँ। अपनी सारी ऊर्जा नए वातावरण को आत्मसात करने में खर्च कर दूंगी। बदले में मुझे और कुछ नहीं तो कम से कम छात्राओं का प्रेम तो मिलेगा। उस पूंजी के सहारे बची हुई ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।